वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। के बारे में है, इसकी 10th इंस्टॉलमेंट अभी 1 जनवरी 2022 को रिलीज की गई। इसी संबंध में ये न्यूज़ आई। फरवरी 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके तहत 6,000 रुपये पर एनम 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिए जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके पास कितनी जमीन है। जमीन होनी चाहिए बस। कौन एलिजिबल है कौन नहीं, इसकी जिम्मेदारी स्टेट्स और यूटीज की गवर्नमेंट के पास है। फायदा ये होगा कि इससे उनकी फाइनेंशियल नीड थोड़ी बहुत पूरी हो जाएंगी, वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और उन्हें मनी लेंडर्स के ट्रैप से निकाला जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट रूल्स फॉर जीएम फूड्स के बारे में है। सोशल एक्टिविस्ट फसाई के इस रूल जो गाइडलाइन है, ड्राफ्ट रूल्स है, उसका सख्ती से विरोध कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाला है जीएम फूड्स को लेकर। एक्टिविस्ट इसका ये विरोध कर रहे हैं कि आपने इन रेगुलेशंस के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जीएम फूड है या उससे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया। इसे तो बैन करना था, रोकना था, आपने रेगुलेशंस लाके इसे अलाउ कर दिया है, ये गलत है। ये रूल अप्लाई होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिजम्स, नॉट ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनका इस्तेमाल फूड या उससे एसोसिएटेड प्रोसेसिंग में किया जा रहा हो। प्रोविजंस ये हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे फूड प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ का इस्तेमाल किया गया हो। इसके लिए उसे प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। जो लैब्स हैं जो जीएम फूड की टेस्टिंग करते हैं उन्हें स्पेसिफाई किया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी भी ऐसे फूड प्रोडक्ट में जिन्हें बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। 1% या उससे अधिक जीएमओ कंटेंट किसी भी प्रोडक्ट में है तो उसकी लेबलिंग प्रॉपर की जानी चाहिए ताकि पता चल जाए कि हाँ जीएम प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है। अब इसका जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने विरोध किया कि आपने जो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है इसको ला के तो इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया ना, आपको तो रोकना था, बैन करना था, प्रोहिबिट करना था, बट आपने अलाउ किया ये बोल के कि लिख दो कि हाँ हम जीएमओ यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में जीएमओ रेगुलेशंस की बात करें तो शुरू में ये जिम्मेदारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास हुआ करती थी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत आते थे। बाद में 2006 में फसाई आ गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के माध्यम से, तो ये जिम्मेदारी अब फसाई को दे दी गई है। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2006 के इसी नाम के एक्ट से बनाई गई। ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने हिसाब से काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आती है। पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करना इनकी जिम्मेदारी है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे एक प्रश्न है, जैसे ये जो पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसी पे प्रश्न आया था 2015 के प्रीलिम्स में कि ये किसके अंडर में बनाया गया था। आपके सामने 4 एक्ट के नाम थे।
इसका सही जवाब था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, यानी कि सी वाज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में है। इस संबंध में अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका जो टोटल आउटपुट है वो 3.1% इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक बात साथ में और भी निकल के आई कि नवंबर महीने में जो इनकी ग्रोथ है वो सबसे कम रही। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। फर्दर अगर हम क्रूड ऑयल और सीमेंट को छोड़ दें तो बाकी के सभी सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। तो ये तो कुल मिला के न्यूज़ में आया है। अब बात करते हैं कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। कोर इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी की ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव ग्रोथ अवील कर रहे हैं तो इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स जो इससे जुड़े हुए हैं उनको पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगी। कुल मिला के ये बाकी के सेक्टर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर ये डाउन जाएंगे तो बाकी भी डाउन जाएंगे, अगर ये अप जाएंगे तो बाकी भी अप जाएंगे। फर्दर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो अगर आप IIP देखेंगे यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें इनका वेटेज 40.27% का होता है। मतलब इस इंडेक्स के इवेल्युएशन में केवल ये 8 इंडस्ट्रीज ही एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं। IIP क्या है वो भी अभी हम समझेंगे। 8 कोर इंडस्ट्रीज किनका क्या वेटेज है उसके बेसिस पे यहाँ पर उनका सीक्वेंस दिया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में रिफाइनरी प्रोडक्ट का होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, देन सीमेंट, देन फर्टिलाइजर। इस सीक्वेंस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, वो प्रश्न भी मैं आपके सामने रखूंगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP की बात करते हैं। IIP को पब्लिश और कंपाइल किया जाता है मंथली बेसिस पे NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करते हैं। ये सामान्य सी जानकारी है लेकिन आपके दिमाग में होनी चाहिए। सिंपली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी कंपाइल्स एंड पब्लिशेस IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और आपका जवाब होना चाहिए NSO। IIP एक कंपोजिट इंडिकेटर है। तो ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है ये कुछ इंडिकेट करता होगा। क्या इंडिकेट करता है? ये प्रोडक्शन की वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए हैं उसको मेजर करने को लेकर ये इंडेक्स है। इंडिकेट करता है कि प्रोडक्शन का वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम पूरी इकोनॉमी इवैल्यूएशन में लेते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम चुन लेते हैं और उन्हीं की प्रोडक्शन के वॉल्यूम को हम जांचते हैं। सपोज करिए कि हमने ABC इन 3 प्रोडक्ट्स को उठाया तो इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, इसे ही इवैल्यूएट कर लेंगे। तो बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है अंडर IIP, और जो बेस ईयर इस्तेमाल किया जाता है दैट इज 2011-12। सिग्निफिकेंस ये है कि गवर्नमेंट एजेंसीज IIP का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पॉलिसी मेकिंग पर्पज से। इससे हमें इकोनॉमी का अंदाजा लगता है। फर्दर ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है जो हम क्वार्टरली और एडवांस GDP कैलकुलेट करते हैं, उनके एस्टिमेट्स में, कैलकुलेशन में IIP का एक बहुत ही की रोल होता है। जो प्रश्न पूछा गया था कोर इंडस्ट्रीज पे 2015 के UPSC प्रीलिम्स में वो आपके सामने है। प्रश्न था कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे हाई वेटेज किसे दिया गया है। वेटेज के हिसाब से अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट का था। लेकिन रिफाइनरी ये तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब जो दूसरे नंबर पे होगा वही यहाँ पर आंसर होगा। तो दूसरे नंबर पे था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगर मैं आपको फिर से उस लिस्ट को दिखा दूँ, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में इनका जो वेटेज है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी का है, उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो रिफाइनरी तो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है और यही हमारा करेक्ट आंसर था 2015 के प्रीलिम्स का। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक प्रश्न और 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये प्रश्न बेहद आसान था और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में उस समय जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा, पढ़ा होगा, तो वो हैंडल कर ले गए होंगे। इसमें यह बताया गया कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कंबाइंड वेटेज IIP में 37.90 है, जो कि उस समय हुआ करता था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई। फिर ये पूछा गया कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में इनमें से कौन नहीं है। जिसने एक बार भी पढ़ा होगा वो आराम से गेस कर लेगा कि सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है और टेक्सटाइल नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आंसर निकल के आएगा C। जिसने एक नज़र देखा होगा वो भी अंदाजा लगा लेगा कि टेक्सटाइल तो नहीं था। तो इसका C आंसर है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। FSR की 24th रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई है और इसे रिलीज किया गया है RBI के द्वारा।
तो सबसे ज़रूरी जानकारी जो अभी इसके लिए होगी दैट विल बी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। जवाब क्या है? आरबीआई है। रिपोर्ट वगैरह से एक साधारण प्रश्न आता है, वो ये है कि कौन रिलीज करता है। यूपीएससी इस नेचर के प्रश्न पूछती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसकी है? आरबीआई की है, दिमाग में रखिएगा। फर्दर बात करते हैं एफएसआर की। एफएसआर यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसे साल में 2 बार रिलीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि ये बाई एनुअल है। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस ए की जगह पे ई हो जाए यानी कि बाइनियल, इसका मतलब होता है 2 साल में 1 बार, और जब लिखा रहे बाइनियल यानी कि ए हो तो इसका मतलब कि साल में 2 बार। यहां पर क्या निकल के आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में? नाम पे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल यानी कि जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी कितनी है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट है। तो इतना कुछ टेक्निकल है नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या बताते होंगे। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को इवेलुएट करते होंगे, काइंड ऑफ कलेक्टिव असेसमेंट है ये। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें कई सारी सब कमिटीज होती हैं, वो मिलके असेसमेंट करते हैं। किस बात का? वही बात, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और इस बात का कि क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना काबिल है कि किसी भी अप एंड डाउन को हैंडल कर सके, यानी कि रेजिलियंस, इसकी भी क्षमता को ये जज करते हैं। जो एफएसआर है वो बेसिकली 3 बातों को ध्यान में रखता है। पहली बात तो ये है कि क्या बैंक्स, जब हम बात करते हैं बैंक्स की तो यहाँ पे हम पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास इनफ कैपिटल है, यानी कि पर्याप्त पैसा है कि वो अपने ऑपरेशंस अच्छे से चला सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक्स के पास पैसे ही नहीं है अपने ऑपरेशंस के लिए। फर्दर किसी बैंक के पास बहुत ज़्यादा बैड लोन तो नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे अपनी बैलेंस को। तीसरी बात यह है कि क्या जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उन्हें आसानी से क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट का मतलब यहाँ लोन से है, क्या उन्हें लोन मिल जाता है कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से कर सकें। इन्हीं तीनों बातों को आधार लेकर वो ये बताते हैं कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है या नहीं है। जो एफएसआर है वो इकोनॉमी का स्ट्रेस टेस्ट भी करता है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या इकोनॉमी हैंडल कर पाएगी। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जोर होता है वो बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ पर होता है। क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन को हैंडल कर सके। सिमिलरली जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो इस बात को भी देखता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, दुनिया में किसी अन्य देश में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं चल रही जिससे इंडिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। बिकॉज इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इसके कुछ एलिमेंट्स ओपन भी हैं, इसीलिए हम दुनिया के बाकी इकोनॉमी से के साथ जुड़े हुए हैं। इन दैट केस वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। जो एफएसआर है ये एक सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे करता है, उसका रिजल्ट निकाल के लेकर आता है जिससे हम पहले से तैयारी कर सकें। इस संबंध में एक प्रश्न आया था, यद्यपि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो इंडिया की है उसके बारे में नहीं है। इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को आरबीआई निकालता है, ये तो आपको याद है। यहाँ पे प्रश्न है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है। तो इससे आपको ये अंदाजा लग जाता है प्रीवियस क्वेश्चन से कि किस नेचर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका सही जवाब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ। मैंने आपसे कहा था कि इस नेचर के प्रश्न काफी कॉमन है, जिसमें आपसे किसी रिपोर्ट या इंडेक्स के बारे में सीधा ये सवाल पूछा जाता है कि कौन रिलीज करता है। इसलिए ऐसी एंटिटीज के नाम पता होने चाहिए। और जब इस प्रकार के प्रश्न नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो 2 नंबर हमसे मिस होते हैं ये बहुत खलते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में जाना ही नहीं है और इस प्रकार की जानकारी को अपने ग्रिप में रखना है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बायो एनर्जी क्रॉप्स के बारे में है। अभी हाल ही में एक स्टडी आई है, एक नई स्टडी, जिसमें ये कहा गया कि अगर हम एनुअल क्रॉप्स को पेरिनियल बायो एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट कर दें तो जिस भी एरिया में ये क्रॉप्स लगाई जाएंगी वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसके ज़रिए जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है हमें उससे लड़ने में मदद मिलेगी। एनुअल क्रॉप्स कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में पूरे साल का समय लगता है, उन्हें एनुअल क्रॉप कहा जाता है। कुछ पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 1 साल से अधिक समय लगता है, वो 2, 5 या 10 साल हो सकता है, उसे पेरिनियल क्रॉप कहा जाता है। अगर वो बायो एनर्जी जनरेट करते हैं तो आप उन्हें पेरिनियल बायो एनर्जी क्रॉप कह सकते हैं। बायो एनर्जी एक ऐसी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करते हैं। वो या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। इसमें कई तरीके से हम फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक देखिए मीथेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बायो एनर्जी से ही हम एथेनॉल बना के उसे ब्लेंड करते हैं पेट्रोलियम में। वैसे लकड़ी भी काइंड ऑफ बायो एनर्जी ही है। तो बायो एनर्जी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं पेरिनियल क्रॉप के रूप में तो वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। बायो एनर्जी क्रॉप्स में कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स आ जाते हैं जिनकी कॉस्ट कम होती है और उनका इस्तेमाल बायो फ्यूल के प्रोडक्शन में किया जाता है। दैट में इंक्लूड
एथेनॉल। बायोफ्यूल जनरेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में। फर्दर ये फोटोसिंथेटिकली इफिशिएंट क्रॉप्स जो होती हैं ये फॉसिल फ्यूल का एक रिलायबल अल्टरनेटिव भी बनते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बायो एनर्जी क्रॉप्स हैं वो ऐसे एनर्जी का सोर्स बन सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के स्ट्रेस को ये कम करेंगे। ये सॉइल कार्बन को भी फिक्स कर सकते हैं। जो फर्दर मेटल कंटैमिनेशन सॉइल में है उसे भी रिमीडिएट करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। स्टडी में क्या पाया गया? स्टडी में ये पाया गया कि कोई ऐसा एरिया जहां पर बायो एनर्जी क्रॉप्स को उगाया गया, एक तो पहले डेटा है। डेटा ये है कि दुनिया भर में जितनी भी जमीन है, जो लैंड एरिया है, उसका 3.8% बायो एनर्जी क्रॉप्स ऑक्यूपाई करता है, प्लस माइनस 0.5% और कर लीजिए, ज़्यादा या कम, चूंकि ये स्पेकुलेशन है, अंदाज़ा है। फर्दर अगर हम उस एरिया में ग्लोबल टेम्परेचर को देखें तो वो 0.08% माइनस कर देता है, मतलब 1% से थोड़ा कम वो टेम्परेचर को उस रीजन में रिड्यूस करता है। इसमें भी 0.5% आप प्लस माइनस कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कितने बड़े एरिया में उसे लगाया गया है। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि एयर टेम्परेचर जो है वो 0.3 से लेकर 0.8 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हो जाता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लंबे समय तक पेरिनियल बायो एनर्जी क्रॉप्स उगाते हैं तो 50 साल में ये कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने में एक नया विकल्प हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट के बारे में है। अगर कोई आपके सामने ये कह दे कि मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता, तो आप बड़े आश्चर्य भरे भाव से उसे देखते हैं कि अरे अब तो इंटरनेट सब यूज करते हैं, आप कैसे इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। ये सभी के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, बट वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है कि अभी इंडिया में महज 41% लोग ही ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते भी हैं उनमें से सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते। ऑनलाइन पेमेंट ना करने के दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। एक तो डिजिटल लिटरेसी का ना होना, वो असहज हैं ऑनलाइन पेमेंट करने को लेकर, और दूसरा उनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, और बिना इंटरनेट के ऑनलाइन पेमेंट होती नहीं है। अभी तक तो प्रेजेंट में नोशन यही है। लेकिन डिजिटल लिटरेसी को लेकर तो गवर्नमेंट कई तरीके के कैंपेन्स चलाती है ताकि लोगों को डिजिटली अवेयर किया जाए। इस इंटरनेट की समस्या का क्या करें? इस इंटरनेट की समस्या के निदान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी एक नए फ्रेमवर्क के साथ आया है, जहां पर उन्होंने फैसिलिटेट करने का प्लान बनाया है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट, वो भी ऑफलाइन मोड में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफलाइन मोड? ऑफलाइन मोड का मतलब ये है कि इस प्रकार के डिजिटल पेमेंट को करने के लिए ना तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही टेलीकॉम कनेक्टिविटी की, मतलब अगर मोबाइल में टावर ना भी हो तब भी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट इसमें नहीं अलाउ किया जाएगा। जो अमाउंट अलाउ किया गया है इन वन गो, दैट इज जस्ट 200 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, और जो ओवरऑल लिमिट रखी गई है वो 2000 की रखी गई है। चूंकि ये बिना किसी इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी के हो रहा है तो अलर्ट नहीं दिया जा सकेगा कि ये अमाउंट डिडक्ट हो गया है। इन दैट केस फाइनेंशियल फ्रॉड की कंडीशन भी आ सकती है। दैट्स वाई इस अमाउंट को बहुत बड़ा नहीं रखा गया है। अब ये जो ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट किया जाएगा, ये कुछ चैनल या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किया जाएगा, जैसे कि कार्ड्स, किसी प्रकार का ई वॉलेट या फिर मोबाइल डिवाइसेस। अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा, ये वर्तमान में केवल दो लोग जानते हैं, ऊपर भगवान और नीचे आरबीआई। अब दो में से अगर कोई हमें बताएगा तो हमें पता चलेगा कि आखिर ये प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होने वाला है। आरबीआई ने तो अभी कुछ क्लियर नहीं किया है, और भगवान से अभी तो मुझे ये उम्मीद नहीं कि वो ये बताने वाले हैं कि ये ई पेमेंट कैसे होने वाला है। तो वेट करते हैं आरबीआई के कि वो डिटेल्स शेयर करें कि आखिर ये पूरा मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। फर्दर ये तो उन्होंने बोल दिया कि कोई एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब कोई ओटीपी वगैरह तो नहीं आएगा। चूंकि ट्रांजेक्शन ऑफलाइन होगा तो अलर्ट एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आएगा, और वो भी टाइम लैग के साथ, यानी कि थोड़े समय के बाद आएगा। जब हो सकता है, सपोज करिए कि अगर टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है तो जब टावर वगैरह आ जाएगा तो एसएमएस आ जाएगा। लेकिन जो आरबीआई ने कहा है कि जो फ्रेमवर्क है वो तो इफेक्टिवली हो जाएगा तुरंत, और जो पीएसओ हैं यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, और पीएसपीज हैं यानी कि पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सभी लोग स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे नई गाइडलाइन के साथ कंप्लाई करते हुए। वर्तमान में जो डिजिटल पेमेंट यूजर्स हैं इंडिया में वो 120 to 150 मिलियन हैं। अगर हम इस प्रकार की स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट को
ऑथराइज कर देंगे तो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, जो पेमेंट करने लग जाएंगे ऑनलाइन मोड में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शेड्यूल बैंक के बारे में है। आरबीआई ने अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगर ये आ जाए सिंपली कि किस बैंक को भी हाल ही में दर्जा दिया गया है तो एयरटेल पेमेंट बैंक, ये आप याद जरूर से रखिएगा। तो शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है? 1934 का ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें एक सेकंड शेड्यूल है। जब किसी बैंक को इस सेकंड शेड्यूल में जोड़ दिया जाता है तो उसे शेड्यूल बैंक कहा जाता है। इससे उसे कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि वो बैंक रेट पर आरबीआई से लोन ले सकता है और उसे ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप मिल जाती है। क्लियरिंग हाउस एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचे या खरीदे जाते हैं। तो शेड्यूल बैंक को ऑलरेडी उसकी मेंबरशिप मिल जाती है, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक को इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतर करने के लिए लाया गया, जिसके जरिए जो भी लेबर वर्क फोर्स है, लो इनकम हाउस होल्ड हैं, उन्हें बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। ये बहुत ही लिमिटेड मैनर में डिपॉजिट ले सकते हैं। पहले तो ये लिमिट महज 1 लाख की हुआ करती थी, बाद में से 2 लाख कर दिया गया। उम्मीद है आगे और भी बढ़ा दी जाएगी। अगर ये डिपॉजिट ले सकते हैं तो मतलब ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज भी देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये लोन या क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते, ये इनको अलाउड नहीं है। यद्यपि ये करंट और सेविंग दोनों प्रकार के अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन के बारे में। केवीआईसी के जो चेयरमैन हैं श्री विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने अभी हाल ही में कंट्री का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया, जो गाजियाबाद यूपी का सिरोरा विलेज है वहां से। मोबाइल वैन ये है क्या? मोबाइल वैन तो चलने वाली एक वैन है। ये काइंड ऑफ इन हाउस डेवलपमेंट के तहत तैयार की गई है, जिसे जो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है केवीआईसी का पंजो कहरा में, वहां पर ही इसे तैयार किया गया और इसे तैयार करने में जो कॉस्ट आई दैट वाज ऑफ 15 लाख। जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है, जो ये मोबाइल वैन तैयार की गई है, ये 300 केजी तक हनी को प्रोसेस कर सकती है महज 8 घंटों में। वैन को टेस्टिंग लेबोरेटरी के साथ भी इक्विप किया गया है, जिसके जरिए तुरंत ही पता लगाया जा सकता है कि हनी की क्वालिटी कैसी है। फर्दर जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, ये केवीआईसी का जो हनी मिशन है उसका भी हिस्सा है, जिसके तहत जो बी कीपर्स हैं, मधुमक्खी पालक हैं, जो बी बॉक्सेस, इसमें उन्हें ट्रेन किया जाता है। फर्दर फार्मर्स को बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उन्हें एजुकेट किया जाता है कि वो इसके जरिए अपनी इनकम इन्हांस कर सकते हैं। फर्दर हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम भी है, एक विजन भी है स्वीट क्रांति का या स्वीट रिवोल्यूशन का, जिसके तहत इंडिया में हनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हनी फार्मर्स हैं उन्हें और अच्छा प्राइस मिले उनके प्रोड्यूस का। तो इसमें भी ये जो मोबाइल वैन है ये मददगार साबित होगी। हैंडबुक ऑन गुड प्रैक्टिसेस फॉर कोऑपरेटिव्स के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी के साथ मिलकर रिलीज किया है एक पॉलिसी रिकमेंडेशन हैंडबुक को, सहकार प्रयाग गुड प्रैक्टिसेस फॉर कोऑपरेटिव्स, इस थीम पे। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ये किस पर्पज से रहा होगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक है, तो ये बेसिकली यहां पर समझिए आप, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है उसी का हिस्सा है। जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है इसे 1985 में फाउंड किया गया था। इनका काम एकदम साफ है। वैसे ये इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी के तौर पे काम करते हैं। दुनिया भर की कोऑपरेटिव्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस इनको इकोसॉक में मिला हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अपनी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए इनके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। एक है अफ्रीका में, दूसरा अमेरिकाज के लिए, तीसरा एशिया पैसिफिक के लिए और चौथा यूरोप के लिए। तो यहाँ पे ये जो है एशिया पैसिफिक, यही विंग है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक, जिसने अभी एनसीडीसी के साथ अलायंस किया है। इसीलिए ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का हिस्सा है। फर्दर इनके 8 ग्लोबल सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रिटेल, फिशरीज, हेल्थ, हाउसिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। और ये हेडक्वार्टर्ड हैं बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो इस टॉपिक से आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया एंड पैसिफिक है, ये हिस्सा है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का। और इन्होंने एनसीडीसी के साथ मिलकर ये हैंडबुक तैयार किया है। इस हैंडबुक का बेसिकली ये जो हैंडबुक है काइंड ऑफ कंपेडियम है, जिसमें बहुत सारी जानकारियां ब्रीफ में मिल जाएंगी, जैसे कि गाइडलाइंस मिल जाएंगी, रिसोर्सेस,
मेथडोलॉजी जिसके जरिए कोऑपरेटिव्स और बढ़िया काम कर सकते हैं, की लर्निंग, केस स्टडीज मिल जाएंगी ऐसे कोऑपरेटिव्स की ना केवल इंडिया के बल्कि दुनिया भर के, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत बढ़िया आउटकम्स अचीव किए। जो हैंडबुक है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस प्लेटफॉर्म पर कोऑपरेटिव्स का हुआ था, जिसे कंडक्ट करवाया गया था लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी ने फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि लिनैक। उन्होंने जो ये पूरा कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाया था, सेशन करवाया था, उसी को आधार बना के इस हैंडबुक को तैयार किया गया है। तो आगे और देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने क्लियर किए हैं 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इनकी कीमत लगभग 30 करोड़ है। ये स्पेशलिटी फाइबर के बारे में है या जियो टेक्सटाइल के बारे में है। जो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसी के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट क्लियर किया गया है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि आखिर टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं। देखिए, कई सारे फैशनी कपड़े होते हैं जो सभी लोग पहनना पसंद करते हैं। इन कपड़ों को पहन के आप खूबसूरत और अच्छे दिखते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल का ये काम नहीं होता। टेक्निकल टेक्सटाइल को इसलिए नहीं पहना जाता क्योंकि ये आपकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं या आपको बेहतर दिखने में मदद करते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल अपने एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल मटेरियल होता है ये एक स्पेसिफिक पर्पस से स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में मददगार साबित होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो फायर फाइटर है, उसे एक स्पेसिफिक कपड़े पहनने होते हैं। सोल्जर्स के पास अपने कपड़े होते हैं। जो केमिकल्स में इन्वॉल्व लोग हैं, उनके पास अलग तरीके के कपड़े होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल को बेसिकली 12 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एग्रोटेक, बिल्टेक, क्लोथ टेक, जियोटेक, होम टेक, इंडुटेक, मोबीटेक, मेडीटेक, प्रोटेक, स्पोर्ट टेक, ऑइकोटेक और पैकटेक। ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिनके बेसिस पे इनके एप्लीकेशन के आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है। इंडिया का जो शेयर है दुनिया के मार्केट में जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज हो रहा है, वो महज 6% है। 250 बिलियन US डॉलर का मार्केट है इंडिया का टेक्निकल टेक्सटाइल का, जबकि पोटेंशियल हमारे पास ज़्यादा है और हम इसे और बढ़ा सकते हैं। अभी जो ये प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए हैं, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, यहाँ पर देखिए, आप बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस मिशन की, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य यही था कि टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में हम ग्लोबल लीडर बन पाए। इसे 2021 से 23-24 के बीच में इंप्लीमेंट करना है। जो ओवरऑल कॉस्ट सरकार ने डिसाइड की है वो 1480 करोड़ की है। इस मिशन के बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं। रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यह है पहला। दूसरा प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन और चौथा एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। फोकस रहेगा टेक्निकल टेक्सटाइल, जो अलग अलग फ्लैगशिप मिशन या प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए उन्हें प्रमोट किया जाए, जिससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉल्ट मैनेजर्स रेगुलेशंस 2021, जहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बनाने की बात की। इसे शॉर्ट में आप EGR कह सकते हैं। क्या होगा ये? बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आपके पास सपोज करिए कि 50 ग्राम सोना है, 10 ग्राम 50 ग्राम जो भी है, मुझे पता नहीं आपके पास कितना है, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है ना हो। जो भी सोना आपके पास है, आप उसे लेकर जाइए एक किसी एंटिटी के पास जिसके पास एक वॉल्ट हो या एक तिजोरी हो। आप अपना सोना 50 ग्राम इस वॉल्ट में जमा करवा दीजिए। कह दीजिए आप मेरा सोना इस वॉल्ट में जमा कर दीजिए, जहाँ पर ये सिक्योर्ड होगा। जो वॉल्ट में सोना जमा करने वाली एंटिटी है वो पहले जांचेगी कि जो सोना आप उसे दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का सोना है तो उसे उस वॉल्ट में रख दिया जाएगा और उस वॉल्ट के बदले में आपको मिलेगा एक EPR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। अब भला आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? और ये सोना इस वॉल्ट में रखने के बदले में जो आपको EPR मिला है, EGR एग्जैक्टली, गोल्ड रिसीट है ना, EPR नहीं EGR, इसका आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्ट जो मैनेज कर रहा है उसे पैसे चाहिए ना। अब इसका फायदा ये होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो EGR है, आप इसे लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और इसे बेच सकते हैं। ऐसे कई सारे EGR जब जनरेट हो जाएंगे तो इनको फ्रिक्वेंटली शेयर मार्केट की तरह ट्रेड किया जाने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिसीट होगी जिसके बैकग्राउंड में फिजिकल गोल्ड होगा, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही। इस तरीके से भारत में गोल्ड एक्सचेंज जो प्रपोज्ड है वो ऑपरेशनलाइज हो सकता है। गोल्ड एक्सचेंज की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जैसे हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, वैसे ही वहाँ पे सोने को खरीदा बेचा जा सकेगा। लेकिन अब सोने को हम ऑनलाइन कैसे खरीद बेच सकते हैं? क्योंकि ऑनलाइन खरीदने बेचने के लिए सोना कैसे ट्रांसफर कैसे होगा ना, फिजिकल गोल्ड तो हो नहीं पाएगा। तो फिजिकल गोल्ड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन EGR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को
बेचा और खरीदा जा सकता है अगर उसके बैकग्राउंड में सोना हो। जैसे जैसे सोने के दाम घटेंगे बढ़ेंगे या ईजीआर के दाम घटेंगे बढ़ेंगे, वो वाइस वर्सा एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इन्वेस्टर्स अब ईजीआर में ट्रेड कर पाएंगे। जो ट्रांजेक्शन्स होंगे गोल्ड एक्सचेंज में, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करवाना, यानी कि आप वॉल्ट में जाइए, सोना रखिए और ईजीआर लीजिए। फिर आप ईजीआर को ट्रेड करिए स्टॉक एक्सचेंज में, और फर्दर जिसके पास ईजीआर है वो चाहे तो उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। इस पूरे इकोसिस्टम को सेबी रेगुलेट करेगा। सोल रेगुलेटर होगा इस पूरे एक्सचेंज का। वो ये भी डिसाइड करेंगे कि जो वॉल्ट है वो अच्छे से मेंटेन हो रहा है, गोल्ड की क्वालिटी अच्छी है, और जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी फिक्स रहे। ये सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बारे में आपको समझ में आ गया ना आसान भाषा में? ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम यानी कि C2S प्रोग्राम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं 100 एकेडेमिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स और MSMEs की अंडर चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम C2S के तहत इन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है। इस प्रोग्राम के अंडर में 85,000 हाई क्वालिटी क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाएगा। किस एरिया में? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन एरिया में। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI का क्या मतलब होता है? VLSI का मतलब ये होता है, VLSI बेसिकली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि IC, उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल चिप तैयार किया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को VLSI कहा जाता है। जो प्लान है उसके तहत 175 ASICs भी बनाने हैं, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार करने हैं। अगले 5 सालों का ये जो पूरा टारगेट है ये हमारे सामने है। कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें IIT, NIT, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, R&D ऑर्गेनाइजेशन सभी आ सकते हैं। स्टार्टअप और MSME भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ग्रैंड चैलेंज हैकेथन या RFP है, उसके अंडर में नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी CDEC, वही सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट आर्टिकल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में है। आज की स्थिति ये है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पे जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के साथ एक दिक्कत है, इनका जो नेटवर्क है वो क्लोज्ड नेटवर्क है, जो कि एक क्लोज्ड प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। इससे इन्हें फायदा ये होता है कि ये जिस भी प्रोडक्ट को चाहें उसे इंसेंटिवाइज या डिसइंसेंटिवाइज कर सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट को चाहें उसे अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा या कम दिखा सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट को चाहें उसे सर्च रिजल्ट में प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जो छोटे सेलर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो कस्टमर्स हैं उनके सामने तक जाता ही नहीं है। चाहे वो सस्ता ही क्यों ना हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का ही क्यों ना हो, वो कस्टमर्स की निगाहों के सामने नहीं जाएगा। और जब वो उनके सामने नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसे खरीदेंगे कैसे? इसमें कई बार वो कुछ कंपनीज के साथ साठगांठ भी कर लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए और एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के ऊपर। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यह कहा है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। ये एक इनिशिएटिव है DPIIT का, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करती है। ONDC एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो ओपन नेटवर्क को प्रमोट करेगा ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी से, जिसमें कुछ ओपन स्पेसिफिकेशंस इस्तेमाल किए जाएंगे और ये किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होगा। सपोज करिए कि ये एक ओपन नेटवर्क है। अब यहाँ पर जो भी, जैसे कि मान लीजिए मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इन सभी से कहा जाएगा आप खुद को इस ओपन नेटवर्क से जोड़िए। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को, किसी भी प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं तो फर्दर जो सेलर्स हैं वो खुद भी इसमें जोड़ सकते हैं खुद को। अब यहाँ पर देखिए, जब ये ओपन नेटवर्क से जुड़ जाएंगे तब जो बात है वो इनके हाथ से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटेड सर्च रिजल्ट्स आएंगे और इसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ये कंपनीज भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी। इसमें सभी सेलर्स और बायर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से खुद को जोड़ लेंगे। वन ओपन प्रोटोकॉल होगा, एक ओपन प्रोटोकॉल होगा जो ONDC से जुड़ा हुआ होगा। अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको सभी प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, आप उनमें से जो भी चाहे चूज कर सकते हैं। इस तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जो डिजिटल मोनोपोली है इन कंपनीज की वो खत्म हो जाएगी। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी फायदा मिलेगा। स्मॉल ट्रेडर्स के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की आंखों के सामने पहुंचेंगे।
ताकि वो जज कर सकें कि वो सामान सस्ता और क्वालिटेटिव है और वो उसे भी ले सकते हैं, बजाय इसके कि केवल उन प्रोडक्ट्स को लिया जाए जिन्हें ये बड़े जायंट्स दिखाते हैं। तो ये फायदा होगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ये कहा कि जो पर्पल रिवॉल्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर का, वो स्टार्टअप इंडिया को एक कंट्रीब्यूशन है। बात करते हैं पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में। ये अरोमा मिशन का एक रिजल्ट था जिसे साइंस एंड टेक ने CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के माध्यम से लॉन्च किया था। पर्पल रिवॉल्यूशन में लेवेंडर, जो कि उसके नए एरोमा क्राफ्ट के रूप में कश्मीर हिमालयाज में इंट्रोड्यूस किया गया कि लेवेंडर के जो फ्लावर्स हैं उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, उगाया जाए। CSIR ने इसके लिए हाई वैल्यू इसेंशियल ऑयल बेयरिंग लेवेंडर क्रॉप्स डेवलप किए। अपनी जम्मू बेस्ड लेबोरेटरी के माध्यम से उन्होंने इसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया, जैसे कि डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रंबन, पुलवामा, इन सभी जगहों पे। शुरू में जो किसान पहली बार इसे उगा रहे थे उन्हें फ्री लेवेंडर सैपलिंग्स दिए गए, लेवेंडर के पौधे फ्री में दिए गए। जो उसके पहले उगा चुके थे उन्हें 5 से 6 रुपए पर सैपलिंग देने थे। जो एरोमेटिक ऑयल लेवेंडर से निकाला जा रहा था वो 10,000 रुपए पर केजी तक की कीमत रखता था। इसमें IIM जम्मू की मदद से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते थे। अभी देखिए एट प्रेजेंट ये केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो फार्मर्स हैं उन्हें भी इंकरेज किया जा रहा है कि वो लेवेंडर उगाएं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सारथी मोबाइल ऐप के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इसके माध्यम से इन्वेस्टर्स को अवेयर करने का प्लान है सिक्योरिटीज मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक्सप्लेन करेगा जो KYC प्रोसेस है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, रिसेंट में जो भी मार्केट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उन सब की जानकारी इन्वेस्टर्स को इसके माध्यम से मिल जाएगी। ऐप से UPSC क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन हमें सेबी के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानना चाहिए। सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी होने का मतलब यह है कि इस संबंध में कोई कानून आया होगा। तो 12 अप्रैल 1992 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इसके लिए जो बैकग्राउंड में लॉ है दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इसी लॉ के बेसिस पे इसे बनाया गया है। फंक्शन इनका ये है कि ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करें। सेबी के बोर्ड में होते हैं एक चेयरमैन और कुछ होल टाइम और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स। ये कई सारी कमिटीज को भी अपॉइंट करते हैं जिसके माध्यम से ये पूरे इशू को, जो भी चल रहा है सिक्योरिटीज मार्केट का, उसे हैंडल करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी इक्विटी इन्फ्यूजन अनाउंस किया है 1500 करोड़ रुपए का इरेडा में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में। इरेडा देखिए एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि 1987 में बनाई गई थी। ये स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फंडिंग किया करती है। ये प्रमोट करती है, डेवलप करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं उनको, और उनका मोटो है एनर्जी फॉर एवर। सिग्निफिकेंस ये होगी कि जो फंड्स मिलेंगे उसके जरिए 10,000 जॉब्स के क्रिएट होने की संभावना है और CO2 का जो एमिशन है हम उसे भी कम कर पाएंगे। आगे आते हैं और बात करते हैं प्रमोशन ऑफ ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर के बारे में, कि भारत में जो एग्रीकल्चर है इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ने बोला है कि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए वो ग्रांट्स देंगी। अब खास बात यह कि 100% ग्रांट तक की बात हुई है, लेकिन क्या ये किसानों को ग्रांट दिया जाएगा? नहीं, ये ग्रांट दिया जाएगा जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है उनको, जैसे ICAR की बात हो गई, कृषि विज्ञान केंद्र की बात हो गई या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात आ गई, ताकि वो इसको एग्रीकल्चर ड्रोन्स को लेकर उसको दिखा सके कि भाई किस तरह ये काम करता है, देख सके कितना इफेक्टिवली ये काम करता है। इसके अलावा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चाहें कि वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है फार्मर फील्ड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 75% ग्रांट देने की बात चल रही है। इसके अलावा कुछ कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर 6,000 पर हेक्टेयर का दिया जाएगा यदि कोई हायर करना चाहे डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर से, ऐसा कुछ। पर हमारे काम की चीज़ ये है कि भाई एग्रीकल्चर में अब ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने एक सुविधा दी है जिसके तहत लोग ग्रांट का इस्तेमाल करके ये ले सकते हैं, लेकिन वो सीधा किसानों के लिए नहीं है, अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ही ये फ़ायदा उठा सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट कर सकते हैं और वहां पर भी 4 लाख तक का ग्रांट दिया जा सकता है ड्रोन की कीमत देखते हुए। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम जो ड्रोन की या तो 100% वो आपको देंगे ड्रोन की कीमत का, या फिर 10 लाख तक। 10 लाख से ऊपर ग्रांट नहीं मिल रहा। तो ये बात है। अब क्या करेगा ड्रोन, क्यों यूज किया जाएगा? ताकि इफेक्टिवली पेस्टिसाइड छिड़कना। पेस्टिसाइड जब किसान छिड़कते हैं तो उनकी एक तो वॉल्यूम गलत हो जाता है, दूसरा उनकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये यूनिफॉर्मली और बेहतर तरीके से
एग्रीकल्चर फीड में स्प्रेइंग कर पाएंगे, जिससे न्यूट्रिएंट और सॉइल न्यूट्रिएंट और किसानों की हेल्थ सबको फायदा मिलेगा। ट्रेड डिफेंस विंग के बारे में, ट्रेड डिफेंस विंग ने हाल ही में इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत मदद की है। ये बात न्यूज़ में आई तो इससे हमें पता लगता है कि पहली बात है क्या ये ट्रेड डिफेंस विंग। तो नॉर्मली जब दो देश ट्रेड करते हैं तो उनमें जैसे मान लीजिए इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यूरोप के अपने नियम है ट्रेड के, इंडिया के अपने नियम है ट्रेड के। तो यूरोपियन कंपनीज को ऐसा लग सकता है कि भारत की कोई कंपनी वहाँ आके बहुत सस्ते दरों पे कोई सामान बेच पा रही है क्योंकि भारत की सरकार उनको सहयोग दे रही है। तो ईयू की कंपनीज आवाज़ उठाएंगी, अपने देश को कहेंगी, अपने सरकारों को कहेंगी कि देखिए इंडियन जो इम्पोर्ट्स हैं, इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हमारे देश में हो रहे हैं वो ज़्यादा सस्ते इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट दे रही है। और WTO का ऐसा नियम है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी अपनी कंपनी को अननेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती। कुछ एरियाज में आप सपोर्ट कर सकते हैं जो आपके बॉक्सेस, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स इसमें इंक्लूडेड होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लीजिए यूरोप की किसी कंपनी ने बोला कि इंडिया की कंपनी जो है वो सामान इसलिए सस्ता बेच पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ की सरकार क्या करेगी, फिर कहेगी अच्छी ऐसी बात है तो चलिए हम इनके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा देते हैं। कुछ ड्यूटीज़ लग जाएगी, इंडिया से जो भी सामान जर्मनी या ब्रिटेन जाएगा उसके ऊपर वहाँ की सरकार लगा देगी ड्यूटीज़ ताकि उनका दाम बढ़ जाए। तो ये लगाया जाता है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए हर एक गुड के सामने। जो भी सामान आ रहा है, अगर भारत से आ रहा है तो भारत की सरकार जितने की मदद कर रही है उतना का वो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगा देगी उस गुड्स के ऊपर। तो पहले अगर 80 रुपये का था तो 20 रुपये की ड्यूटी लग गई, वो भी चीज़ वहाँ 100 रुपये की बिकने लगेगी। इंडिया में आप देखते हैं चाइनीज़ गुड्स जो हैं अक्सर बहुत सस्ते पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार वहाँ पहले मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, उनके पास स्केल होता है। इस वजह से चीज़ों के दाम इंडिया के बनिस्बत बहुत कम होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के केस में अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि इंडिया के लेट्स से एग्रीकल्चरल गुड्स हैं वो बहुत ही किसान गरीब रहते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इंडिया सब्सिडी देती है। लेकिन हो सकता है यूरोप की कंपनियां या यूएस की कंपनी ऐसा बोले कि नहीं, सरकार उनकी गलत तरीके से मदद कर रही है इसलिए इनका सामान ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पा रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए जो समस्याएं आती हैं उनको समाधान करने के लिए एक ट्रेड डिफेंस विंग इंडिया का बनाया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स को ये जो समस्याएं आती हैं कि भाई हमारे सामान के ऊपर कोई विदेशी सरकार ड्यूटीज ना लगा दे काउंटर वेलिंग इस चक्कर में कि उन्हें लगे कि हमें अननेसेसरी सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं भारत की कंपनीज के खिलाफ विदेशी सरकारों द्वारा, तो उन एक्सपोर्टर्स को वो बताती है कि कैसे इसको डिफेंड किया जाए, क्या किस तरह कोलेबरेट किया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए कि देखिए ये जो चीज़ें चल रही हैं ये एडिशनल सपोर्ट नहीं है और ये कोई ऐसी धांधली नहीं है। इंडियन जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव है और सही तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए इनका दाम इतना ही है जितना आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये ट्रेड डिफेंस विंग बनाया गया था जो 2016 में शुरू किया गया ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को मदद मिल सके। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि यूएसए और ईयू में कई जगहों पर कई गुड्स पे जो पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगती थी या और ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी, टैरिफ लगा दिए जाते थे, उनमें कमी पाई गई है। तो मैंने आपको बता दिया काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती है, टैरिफ क्या होती है, और उनमें कमी की गई जब से ये ट्रेड डिफेंस विंग बनी है, क्योंकि अब इंडियन एक्सपोर्टर बेहतर तरीके से अपना पक्ष रख पाते हैं अमेरिकन या फिर यूएस या यूरोपियन अथॉरिटीज़ के सामने। जब वहाँ की कंपनियाँ आती हैं, सरकार अपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भेजती है, तो ये लोग अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है FCRA प्रोविजंस के बारे में, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। NGOs जो भारत में काम करते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, उनको अगर बाहर से विदेशों से कोई मदद चाहिए तो वो जो डोनेशन बाहर से लेते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए FCRA बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 6000 NGOs को कहा है कि अब दोबारा सरकार के पास जाइए जो आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए, जो आपकी समस्या है। कहानी ये है कि 1976 में ऐसा देखा गया कि जो NGOs हैं भारत की, कई ऐसी NGOs हैं जिनको बाहर से फॉरेन एड मिलती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट को इनस्टेबल बनाने के लिए, देश में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। उसके बाद से लॉ बनाया गया जो रेगुलेट करता है कि भाई जो भी डोनेशन बाहर से आ रही है वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो। और ये जो रेगुलेशन एक्ट है इसको 2010 में और 2020 में भी रेगुलेट किया गया। खास बात यह कि FCRA किसके अंतर्गत आती है, कौन रेगुलेट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रेगुलेट करती है। और जो NGOs अगर बाहर से फंड चाहते हैं तो पहले उनको अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है SBI में, दिल्ली स्पेसिफिक, और वहीं से फंड आते हैं और जिस काम के लिए फंड आ रहा है उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और FCRA रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होती है और 6 महीने के अंदर 5 साल हो गया, 5 साल में आपकी वैलिडेशन थी, उसके बाद वो
एक्सपायर हो गया तो 6 महीने के अंदर आपको रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया रिन्यूअल के लिए तो आपका जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको दोबारा रजिस्टर कराना पड़ सकता है। तो ये कहानी है, और आप फंड भी यूज़ नहीं कर सकते अगर बाहर से मिल रहे हैं बिना मिनिस्ट्री के परमिशन के। तो इसी चक्कर में कई सारी जो NGOs हैं उनका कहना था कि उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, और ये कानून काफ़ी सख्त है। इसको लेकर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेजा गवर्नमेंट के पास ही। और एक और जो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है कि हर साल उनको अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, और इसके अलावा वो अपने फंड किसी और NGO को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कोई एक अगर NGO किसी बाहर की संस्था से पैसे ले रहा है, वो डोनेशन किस काम से आ रही है उस काम में करिए, और उसको आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और NGO को। इसी में एक प्रायर रेफरेंस कैटेगरी भी बनाई गई है कि अगर कोई ऐसे NGO है जिसको लेकर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, तो उसमें डोनेट करने से पहले फॉरेन डोनर को पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ये किसी भी फॉरेन फंड का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया के लिए, या मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो MLAs हैं, और पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेरर हैं जो पॉलिटिकल नेचर है, उसमें करने से मना करता है। आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला आर्टिकल है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रोब चालू किया है। विनाइल टाइल्स जो होते हैं, जो आपने देखे होंगे घरों में या कॉमर्शियल जगहों पर टाइल्स रखते हैं फ्लोर पे, ज़मीन पे, तो वो जो इंपोर्ट आते हैं टाइल्स के इंडिया में चाइना, वियतनाम और ताइवान से, उसके खिलाफ एंटी डंपिंग का प्रोब शुरू किया। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके बाद क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? कभी कभी ऐसा होता है कोई देश इतना ज़्यादा कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेता है जितनी उसको ज़रूरत नहीं होती। अब सामान उनके देश में पड़ा हुआ है, वो सोच रहे हैं क्या करें, चलो किसी और देश में सस्ते दिनों में इनको बेच देते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारा कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया था, किसी पड़ोस के राज्य में जाके उसको बहुत कम दरों पे बेच देंगे जाके, तो वहाँ की जो मार्केट है वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। उनके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट लेके इतनी मेहनत से कुछ मैन्युफैक्चर किया, उनकी तबाही हो गई। आपके पास बहुत सारा माल था, सप्लाई था, आपने अपना काम कर लिया, जो बाकी बचा उसको बहुत कम दामों पे लाके डंप कर दिया। तो उसको रोकने के लिए जब सरकार को पता लगता है कोई देश डंपिंग कर रहा है अपने सामान की हमारे देश में, तो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, ताकि वहाँ से आने वाली वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी महंगी हो जाए, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो कम्पीट कर पाए, नहीं तो इंडियन मैन्युफैक्चरर तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक वही चीज़ देखी जा रही है टाइल के केस में, जहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि नॉर्मल वैल्यू से कम दाम पर काफ़ी वो टाइल्स इंडिया में बेच रहे हैं। वो असल में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं मार्केट को। उसके बाद इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बंद हो जाएंगे और पूरा मार्केट उनके कब्जे में आ जाएगा। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, किसी अक्सर अलग देशों में भी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि कोई चीज़ एबनॉर्मल दाम पर बिक रही है, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी फिर सामने वाली देश पर लगाया जाता है। तो अभी इसके खिलाफ प्रोब चालू हुआ है और ये अलाउड है WTO के अंदर। तो अगर आपको कभी ऑप्शन में आए तो क्या WTO अलाउ करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, तो हाँ, जो मल्टीलैटरल रिजीम है WTO का, उसके अंतर्गत आप ये काम कर सकते हैं। फ्लाई ऐश के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि वो फ्लाई ऐश मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन मेथड को लेकर उन्होंने एक नया ऑर्डर जारी किया है। अब क्या है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट, क्या है यूटिलाइजेशन मिशन, ये जानते हैं। देखिए, जब कोयले को जलाया जाता है, कोयल कंबशन किया जाता है, तो उसके साथ एक कंपोनेंट होता है जो फर्नेस में होता है, वो होता है फ्लाई ऐश। ये फ्लाई ऐश को जब कोयले जल रहे होते हैं तो उसमें एक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। ये प्रेसिपिटेटर्स फ्लाई ऐश को कैच करते हैं और जिसे हम फ्लू गैस के साथ ये असल में बन के निकलते हैं, इन्हें फ्लू ऐश भी कहा जाता है। फिर इन्हें कलेक्ट किया जाता है और एक गीले से स्लरी में कन्वर्ट करके एक ऐश पॉन्ड बनाया जाता है, तालाब सा, उसमें जमा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि फ्लाई ऐश असल में हवा में मिलके और ज़्यादा एमिट ना हो पाए, इसलिए उनका स्वरूप बदल के उनको हल्का गीला सा एक स्लज बनाया जाता है, जो कि फिर ऐश पॉन्ड में डाला जाता है। एक तालाब सा बना के इनको जमा किया जाता है एक जगह, और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है बाकी के क्षेत्रों में। तो अभी 1.670 मिलियन टन्स फ्लाई ऐश जमा हुई है। तो इसका इस्तेमाल सीमेंट की इंडस्ट्री में करने की बात की गई थी और अलग क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करने की बात की गई थी, ताकि ये एनवायरनमेंट में ना फैले और पोल्यूशन ना फैलाए। नॉर्मली फ्लाई ऐश क्या होता था, पहले जो कोल बर्निंग होती थी उसके साथ वो फैल जाता था हवा में और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता था। उसको फिर कलेक्ट करके से स्लरी में कन्वर्ट करके बाद में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए बोला गया था, ये ऑर्डर था। लेकिन देखा है कई जगह ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने बोला था कि एक फ्लाई ऐश मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन मिशन चलाया जाए और उस कमीशन के अंदर आप
पूरी तरह कोऑर्डिनेट करें, मॉनिटर करें कि कहाँ कहाँ पे फ्लाई ऐश को यूटिलाइज किया जा सकता है, चाहे रोड बिल्डिंग की बात हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो, और जितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो अपने फ्लाई ऐश का क्या और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी कमीशन बैठाने की बात हुई थी, जिसको लीड करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके मिनिस्टर, और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं अलग अलग स्टेट बोर्ड के वो। तो सवाल ये है कि अगर फ्लाई ऐश मैनेजमेंट की बात आती है तो जो बॉडी कमीशन सेटअप होगा उसको कौन सी मिनिस्ट्री लीड कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। किसके थ्रू फ्लाई ऐश असल में हम कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू उसको ट्रैप करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ सकते हैं। चांसेस कम है पर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या करते हैं और फ्लाई ऐश का यूज़ किन क्षेत्र में किया जाता है उसके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नाइपर रिसर्च पोर्टल के बारे में है। वैसे पोर्टल वगैरह कम इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पर हमें जानकारी नाइपर के बारे में भी लेनी है, इसलिए हम इस पोर्टल पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल यानी कि नाइपर रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ये एक पोर्टल है, मतलब यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स इकट्ठा होकर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। इसके माध्यम से बेसिकली जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, जो पेटेंट्स फाइल किए जाते हैं किसी मेडिसिन के ऊपर या पब्लिकेशन की कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह पे इकट्ठा प्राप्त किया जा सकता है सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल्स रिसर्चर्स को मदद भी करेगा कि वो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट कर सकें। फर्दर उनके पास अच्छी जानकारी आ जाएगी और जो रिसर्च एक्टिविटी है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं नाइपर के बारे में। नाइपर बेसिकली इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ये उनमें से एक होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्रीज ग्रांट किया करते हैं फार्मास्यूटिकल के फील्ड में। वर्तमान में भारत में 7 नाइपर फंक्शनिंग हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत वर्क करते हैं। जो पहला नाइपर है उसे 1998 में नाइपर एक्ट ऑफ 1998 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद नाइपर एक्ट 1998 को अमेंड करके 6 नए नाइपर स्टैब्लिश किए गए, हाजीपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी और कोलकाता में। अभी रिसेंटली आरबीआई ने 24वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस साल में 2 बारी पब्लिश होने वाली रिपोर्ट है जो रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह के फाइनेंशियल स्टेटस चल रहे हैं आपकी इकोनॉमी के, और किस तरह के रिस्क हैं यहाँ पे, और किस तरह का रेजिलियंस है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है एक बार फिर से वो संकट में आ गई है, बिकॉज ओमिक्रॉन की वजह से जो रिकवरी हम देख रहे थे वेरियस इकोनॉमी में, वो सेकेंड हाफ में यानी 2021 के सेकेंड हाफ में वो फिर से एक बार डिप कर रहा है। उसके अलावा इस ओमिक्रॉन के कारण एक बार फिर से आपकी जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुकी है और बहुत सारे बॉटलनेक देखने को मिल रहे हैं आपको इकोनॉमी में। उसके अलावा हमें मॉनेटरी पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपकी एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमी सभी में। हालांकि अगर बात की जाए डोमेस्टिक इकोनॉमी को, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अभी भी यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है आपको वैक्सीनेशन में, जिसकी वजह से रिकवरी काफ़ी ठीक ठाक पर चल रही है। हम वापस रीगेन कर रहे हैं अपनी ट्रैक्शन को और इस सेकेंड वेव का इंडिया पे जो इम्पैक्ट है वो कम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम भी आपका इम्प्रूव कर रहा है, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिस्क असेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, इन सभी को हम रिस्क की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको मीडियम रिस्क देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपका रिस्क ग्लोबल और फाइनेंशियल मार्केट की वजह से देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा और भी बहुत से आपके मेजर रिस्क हैं, जैसे कमोडिटी प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक लेवल पे आपको सप्लाई चेन की बदौलत इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है और साथ के साथ आपको प्राइसेस में वॉल्टिलिटी देखने को मिल सकती है और आपकी जो एसेट्स की क्वालिटी है वो घटेगी और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी डिक्रीज होगी आने वाले समय में अगर माहौल ऐसा ही चलता रहा। उसके अलावा आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी वर्क करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, वहां पर भी कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए एमएसएमई सेक्टर की, यानी कि आपके मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में। और उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी क्रेडिट ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो या डाउन होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस आर्टिकल में जो आपको पता होनी चाहिए थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात की गई है, जैसे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो के बारे में बात की गई है। तो ये आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे आपका 2021 में ये 6.9% थी,
अब ये बढ़कर 8.1% पे पहुंच गई है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकती है। अगर बात की जाए CRAR की, यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, तो यहां पे भी आपको राइज देखने को मिल रहा है। ये 2021 में आपको लगभग 16.6% के आसपास देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो आपकी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, ये भी आपको 68.1% के आसपास देखने को मिल रही है सितंबर 2021 में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।